नमस्कार। आप सुन रहे हैं सीक्रेट रेजोनेंस, द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन, आत्मनोवा द्वारा प्रस्तुत एक आध्यात्मिक पॉडकास्ट। मैं आपकी होस्ट और आज हमारे साथ है एक विशेषज्ञ। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कैसे हजारों साल पुराना जो ध्वनि विज्ञान है, मतलब मंत्र विद्या, उसे आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सार्थक तरीके से जिया जा सकता है। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो बीज मंत्रों और खासकर गायत्री मंत्रों पर आधारित है, जैसे दी इटर्नल सीड या आत्मनोवा का ही सेक्रेड रेजोनेंस कलेक्शन। हाँ। तो हमारा इरादा है कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं, जो ज्ञान है, उसे निकालकर समझें कि आज के समय में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। और देखिए, यहीं से ना असली चुनौती शुरू होती है। हम सब जानते हैं आजकल की लाइफ कितनी व्यस्त है, कितना तनाव है। हाँ बिल्कुल। काम है, परिवार है, सोशल लाइफ। तो इन सब के बीच में गहरे आध्यात्मिक अभ्यास के लिए टाइम निकालना, एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल लगता है। सही बात है। कई लोग सोचते हैं कि भाई या तो इसे बिल्कुल पारंपरिक तरीके से करो, घंटों लगाओ, या फिर छोड़ ही दो। हाँ, बीच का रास्ता नहीं दिखता कई बार। पर जो बात इन स्रोतों से, मतलब जानकारी से उभर कर आती है, वो ये है कि जो असली आध्यात्मिक अभ्यास है ना, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। अच्छा। हाँ, वो फ्लेक्सिबल होता है, अनुकूलनीय है। उसका आप कह लीजिए बाहरी रूप बदल सकता है, पर उसकी आत्मा, उसका जो एसेंस है, वो वही रहना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है। अच्छा, तो एकदम जड़ से शुरू करते हैं। वो मूल विचार कि ध्वनि ही सृष्टि है, जिसे नाद ब्रह्म कहा गया है। जी, नाद ब्रह्म। सुनने में बहुत गहरा लगता है ये। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ और कैसे कोई खास ध्वनि, जैसे कोई मंत्र, हमें उन फंडामेंटल कॉस्मिक एनर्जीज से जोड़ सकती है जिनसे पूरा यूनिवर्स बना है। कहा जाता है कि हर चीज एक वाइब्रेशन से शुरू हुई है। हाँ, देखिए, ये वैदिक दर्शन का एक सेंट्रल आइडिया है। नाद ब्रह्म मतलब क्रिएशन का बेस ही साउंड है, वाइब्रेशन है। और मजे की बात यह है कि अब मॉडर्न साइंस भी क्वांटम लेवल पर वाइब्रेशंस और वेव्स की बात कर रही है, जो इस पुरानी सोच से काफी मिलती जुलती है। हाँ, ये तो है। मंत्र जो हैं, वो इसी प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये खास वाइब्रेशन पैटर्न है जिन्हें ऋषियों ने गहरे ध्यान में महसूस किया, अनुभव किया। अच्छा। ये वाइब्रेशंस यूनिवर्स की जो मौलिक ऊर्जाएं हैं, उनके साथ रेजोनेट करती हैं। और जब हम सही तरीके से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो हम अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को उन एनर्जीज के साथ अलाइन करते हैं। अच्छा, तो मंत्र एक तरह के सोनिक कोड हुए जो हमें कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। और यहीं पर बीज मंत्रों का कॉन्सेप्ट आता है ना। सुनने में आता है कि ये पूर्ण मंत्रों से थोड़े अलग होते हैं। बिल्कुल। बीज मंत्रों को आप ऐसे समझिए जैसे वो सोनिक डीएनए हो या केंद्रित बीज ध्वनियां। सोनिक डीएनए, इंटरेस्टिंग। हाँ, ये किसी देवता, किसी तत्व या किसी ऊर्जा का सबसे छोटा पर सबसे शक्तिशाली ध्वनि रूप होते हैं। जानकारी ये बताती है कि ये पूर्ण मंत्रों से अलग कैसे हैं। देखिए, पूर्ण मंत्रों में अक्सर प्रार्थना होती है, कोई स्तुति होती है, या कोई फिलोसॉफिकल विचार होता है। हाँ। वो हमारे सोचने वाले मन, जो एनालिटिकल माइंड है, उसको एड्रेस करते हैं। पर बीज मंत्र वो इस माइंड को पूरी तरह से बाईपास कर जाते हैं। बाईपास मतलब वो सीधा हमारे एनर्जी बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड पर असर करते हैं। जैसे गम, ये गणेश जी की बाधा हटाने वाली ऊर्जा का बीज है। एम, ये सरस्वती की ज्ञान और क्रिएटिविटी की ऊर्जा का। तो ये ज्यादा डायरेक्ट तरीका हुआ एनर्जी लेवल पर काम करने का, बिना दिमाग लगाए। ये तो सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। पावरफुल तो है, लेकिन इसे कोई सिंपल शॉर्टकट नहीं समझना चाहिए। इनकी शक्ति इनके सटीक वाइब्रेशन में है। यहीं पर संस्कृत भाषा और शुद्ध उच्चारण की बात आती है। हाँ, उच्चारण का महत्व तो सुना है। जी। जानकारी यही कहती है कि संस्कृत सिर्फ बातचीत की भाषा नहीं थी, इसे एक आध्यात्मिक टूल की तरह डेवलप किया गया था। इसमें हर अक्षर का एक फिक्स्ड उच्चारण स्थान होता है, मतलब मुंह के अंदर वो खास जगह जहां से आवाज निकलती है, जिसे स्थान कहते हैं। स्थान। हाँ, स्थान। और उसकी एक निश्चित अवधि, ड्यूरेशन होती है। जरा सी भी गलती उस वाइब्रेशन के असर को बदल सकती है। ये सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, ये एक तरह की एनर्जी इंजीनियरिंग है। एनर्जी इंजीनियरिंग, वाह। हाँ, सही वाइब्रेशन को एक्टिवेट करके मनचाहा प्रभाव पैदा करना।
ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। मतलब ये रटना नहीं है, बल्कि ऊर्जा के साथ होशपूर्वक काम करना है। लेकिन फिर वही सवाल, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये सब कैसे हो? जो ऑफिस जा रहा है, जो घर संभाल रही हैं, स्टूडेंट्स, कहाँ है टाइम घंटों बैठकर ये सब सीखने का, प्रैक्टिस करने का? कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी तो होंगे। हाँ बिल्कुल है। और यहीं पर वो बात आती है अडैप्टेशन की कला। सार को बचाए रखते हुए रूप को बदलना। जैसे सुनने में आया है सुबह के अभ्यास के बारे में कि दिन की शुरुआत में बस 5 से 10 मिनट का फोकस्ड अभ्यास भी बहुत असरदार हो सकता है। जी हाँ। जैसे काम पर निकलने से पहले कुछ मिनट गंग का जाप कर लिया, बाधाएं हटाने के लिए, या सिर्फ शांति के लिए ओम का जाप। ये तो शायद मुमकिन है। निश्चित रूप से ये छोटी शुरुआतें भी अगर रेगुलर हो तो बड़ा असर डाल सकती हैं। फिर आता है ट्रैवल टाइम का इस्तेमाल। ट्रैवल टाइम जैसे बस या ट्रेन में। हाँ, बस में, ट्रेन में या कार में अगर ड्राइव नहीं कर रहे हो, ये टाइम अक्सर वेस्ट हो जाता है ना? हाँ, फोन देखते हुए निकल जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसे मानसिक जाप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सुरक्षा के लिए या आंतरिक शक्ति के लिए रीम का मानसिक जाप करना। ये पूरी तरह से अंदरूनी है, किसी को पता भी नहीं चलता, और आपका टाइम भी यूज हो गया। और वर्क प्लेस पर इंटीग्रेशन, ऑफिस में ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ऑफिस के माहौल में मंत्र जाप। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसके भी तरीके हैं। जैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए श्रीम, या मान लीजिए कोई मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है, तो उससे पहले बेहतर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी के लिए ऐं का प्रयोग। अब सवाल है कि इसे करें कैसे कि दूसरों को अजीब न लगे या ध्यान न भटके। वही तो, यहीं पर जाप के अलग अलग तरीके काम आते हैं। पहला है वैखरी, मतलब जोर से साफ आवाज में बोलना। ये सीखने के लिए ठीक है, या अकेले में करने के लिए। दूसरा है उपांशु, मतलब फुसफुसाकर या सिर्फ होंठ हिलाकर बहुत धीमी आवाज में। ये थोड़ा डिस्क्रीट है। ठीक है। और तीसरा, जो आज की लाइफ के लिए शायद सबसे बेस्ट है, वो है मानसिक या मध्यमा जाप, मतलब पूरी तरह से मन ही मन में मंत्र को दोहराना। मन में? हाँ, मन ही मन। ये आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हुए, मीटिंग में, या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। मानसिक जाप को बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इसमें बाहरी डिस्टर्बेंस कम होते हैं और चेतना सीधा मंत्र के वाइब्रेशन से जुड़ती है। अच्छा। और देखिए, जरूरी ये नहीं कि आप कितनी देर जाप करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है आप कितने रेगुलर हैं। रोज 5 मिनट का अभ्यास भी हफ्ते में एक बार 1 घंटे के अभ्यास से ज्यादा असरदार हो सकता है, क्योंकि वो एक लय, एक रिदम बनाता है। ये हुई ना काउंट की बात। तो मानसिक जाप वो चाबी है जो इस प्राचीन प्रैक्टिस को आज की जिंदगी में कहीं भी फिट कर सकती है। इसने तो काफी पॉसिबिलिटीज खोल दी। अच्छा, अब एक और मॉडर्न चीज पर आते हैं, टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, एप्स, इंटरनेट। क्या ये टेक वाकई इन पुरानी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में मदद कर सकती है, या ये सिर्फ एक और डिस्ट्रैक्शन है? इस पर मिली जुली राय सुनने को मिलती है। हाँ, ये बिल्कुल एक दोधारी तलवार है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी। कुछ जानकार मानते हैं कि एप्स मदद कर सकते हैं, जैसे रिमाइंडर सेट करने के लिए, सही उच्चारण सीखने के लिए ऑडियो गाइड, खासकर अगर कोई सिखाने वाला ना हो। हाँ, आजकल तो काफी एप्स हैं। जी। और ये आपके अभ्यास को ट्रैक करने में भी मदद कर सकते हैं, कितनी देर किया, कितने दिन किया। और ऑडियो रिसोर्सेज भी तो हैं। कई अच्छे टीचर्स की, इंस्टीट्यूट्स की हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। उन्हें सुनकर सही रिदम, सही उच्चारण सीखा जा सकता है, खासकर नए लोगों के लिए। बिल्कुल, ये सब मददगार हो सकते हैं, पर यहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सबसे बड़ा खतरा है ध्यान भटकना। हाँ, वो तो है। ऐप खोला जाप के लिए और नोटिफिकेशन आ गया। वही तो, अभ्यास का जो पर्पस था वही खत्म हो गया। टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह बहुत कॉन्शियसली इस्तेमाल करना होगा। और यह समझना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी कभी भी पर्सनल इनर प्रैक्टिस का, और खासकर जो पावरफुल मंत्र हैं, उनके लिए योग्य गुरु से मिलने वाले मार्गदर्शन और दीक्षा का विकल्प नहीं बन सकती। वो सिर्फ एक सप्लीमेंट हो सकती है। सही। गुरु दीक्षा का इसीलिए इतना महत्व बताया जाता है। दीक्षा में सिर्फ उच्चारण सिखाना नहीं होता। गुरु मंत्र की जो सोई हुई चेतना है, जिसे मंत्र चैतन्य कहते हैं, उसे शिष्य में जगाते हैं। ये एक एनर्जी का सूक्ष्म ट्रांसफर है। ये टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। सही कहा। तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, पर समझदारी से। उसे असिस्टेंट बनाए, मास्टर नहीं। और जो असलियत है, जो गहरा उद्देश्य है, उसे हमेशा याद रखें। अच्छा, तो हमने इतनी बात की अडैप्टेशन की, अलग अलग तरीकों की, टेक्नोलॉजी की। सब कुछ इसी तरह से इशारा कर रहा है
कि अभ्यास का तरीका बदल सकता है, कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, ये आज की जिंदगी के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। पर वो क्या चीज है जो नहीं बदलनी चाहिए? वो क्या कोर एलिमेंट है अभ्यास का? वो एसेंस क्या है जिसे हर हाल में बनाए रखना जरूरी है? यही सबसे अहम सवाल है, और इसका जवाब ही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। मॉडर्न लाइफ के साथ एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी जड़ें काट दें या एसेंस को ही खो दें। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई पवित्र अग्नि लेकर चल रहे हैं और मौसम बदल रहा है। तेज हवा चली तो आप उसे बचाने के लिए आड़ करेंगे, बारिश आई तो उसे ढकेंगे। मतलब बाहर की प्रोटेक्शन का तरीका बदलेगा, पर आग बुझने नहीं देंगे। बिल्कुल, वो आग ही एसेंस है। मंत्र अभ्यास के कॉन्टेक्स्ट में ये एसेंस कई चीजों से बनता है। पहली चीज तो शायद वही है जिस पे हमने जोर दिया, शुद्ध उच्चारण, ताकि मंत्र का सही वाइब्रेशन पैदा हो, वाइब्रेशन की इंटेग्रिटी बनी रहे। एकदम सही। दूसरा और उतना ही जरूरी, श्रद्धा और भक्ति। ये प्रैक्टिस की नींव है। अगर विश्वास नहीं, डिवोशन नहीं, तो मंत्र सिर्फ कुछ साउंड्स रह जाएंगे। वो डिवाइन एनर्जी से जुड़ने का मीडियम नहीं बन पाएंगे। विश्वास। तीसरा है रेगुलरिटी। रोजाना थोड़ा ही सही पर अभ्यास करना जरूरी है। इसी से धीरे धीरे उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बनता है और मंत्र की शक्ति जागती है, जिसे मंत्र सिद्धि की तरफ बढ़ना कहते हैं। और शायद इसके पीछे जो सिद्धांत हैं उनकी थोड़ी समझ भी जरूरी है। ये जानना कि ये काम क्यों और कैसे करता है, साउंड का साइंस, एनर्जी बॉडी पर उसका असर, ये समझ प्रैक्टिस को और गहरा बनाती होगी। हाँ, समझ जो है वो विश्वास को मजबूत करती है और अभ्यास को मैकेनिकल होने से बचाती है। और जैसा हमने पहले कहा, जहां जरूरत हो, खासकर बहुत पावरफुल बीज मंत्रों या महाविद्याओं के लिए, गुरु दीक्षा का महत्व जी। उसमें मंत्र के साथ गुरु की ग्रेस, उनका गाइडेंस भी मिलता है, जो मंत्र चैतन्य के संचार के लिए जरूरी हो सकता है। और आखिर में लक्ष्य वही रहता है, चाहे आप पुराने जमाने में प्रैक्टिस कर रहे हो या आज। और वो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अपनी सच्ची गहरी चेतना से जुड़ना, खुद को ट्रांसफॉर्म करना और उस लय की अवस्था को पाना जिसका जिक्र आता है, एक ऐसी स्टेट जहां करने वाला, करने की प्रक्रिया और जो परम सत्य है, उनके बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। बाहरी फॉर्म बदल सकता है, पर ये एसेंस और ये अल्टीमेट गोल नहीं बदलना चाहिए। बहुत खूब। तो निचोड़ ये निकला कि हजारों साल पुराने इस ध्वनि ज्ञान को आज की जिंदगी में जीना बिल्कुल मुमकिन है। चाबी है अडैप्टेशन, बिना एसेंस खोए प्रैक्टिकल तरीके अपनाना, जरूरत पड़ने पर टेक्नोलॉजी का समझदारी से इस्तेमाल करना जी। लेकिन हमेशा अभ्यास के जो मूल तत्व हैं, शुद्धता, श्रद्धा, नियमितता, समझ और जो अंतिम लक्ष्य है, उसे दिल में रखना। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समेट दिया। और शायद सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार जो इन स्रोतों में छुपा है पर हमने डिटेल में बात नहीं की, अजपा जप का कॉन्सेप्ट। अजपा जप। हाँ, अजपा जप। इसका लिटरल मतलब है बिना जपे होने वाला जप। ये वो अवस्था है जब अभ्यास इतना गहरा, इतना सहज हो जाता है कि मंत्र आपकी सांस का, आपकी धड़कन का, आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। अच्छा। वो आपके अंदर अपने आप चलने लगता है बिना किसी एफर्ट के। आप दुनिया के काम कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में मंत्र की सूक्ष्म ऊर्जा लगातार वाइब्रेट हो रही है। वाह। यही सच्चा इंटीग्रेशन है, जब प्रैक्टिस एक अलग से किया जाने वाला काम नहीं रहता, बल्कि आपके होने का, आपके वजूद का स्वभाव बन जाता है। ये वो मंजिल है जिसकी तरफ ये सारे प्रयास ले जाते हैं और जिसके बारे में और खोजा जा सकता है। अद्भुत। अजपा जप, बिना कोशिश के मंत्र का अपने आप चलना, ये तो वाकई इंटीग्रेशन का शिखर है। सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार। आज की सार्थक और प्रैक्टिकल बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।